नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज जैसे इज़राइल और अमेरिका दोस्त हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कभी जो है ईरान और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि उस वक़्त जो है ईरान में जो सरकार थी, वो अमेरिका के फ़ेवर की सरकार थी। मतलब वो अमेरिका के हिसाब से काम करती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि उस वक़्त तक जो है ईरान में तेल की खोज हो चुकी थी, गैस की खोज हो चुकी थी। तो जो ब्रिटेन और अमेरिका थे, वो उ अपने देश की रिफ़ाइनरी मतलब उन्हीं अमेरिका की कंपनियाँ और ब्रिटेन की कंपनियाँ ईरान में थी, वो तेल वहाँ से निकालती थी और उस तेल को जो है अमेरिका ले जाया जाता था और उसका यूटिलाइज़ेशन होता था। उसको वो यूज़ करते थे, जैसे भी हो सकता था। तो एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है अमेरिका को फ़ायदा था और सारी चीज़ें ये कर रहा था। फिर सवाल ये उठता है कि ईरान और अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि वो एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए कि आज अमेरिका यहाँ तक आ चुका है कि वो ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। उसने खामनेई को मार दिया, उसने कई टॉप लीडर्स, कई साइंटिस्ट को इनडायरेक्टली इज़राइल से मरवा दिया। तो इसका रीज़न क्या है? जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये बात है 1979। 1979 में ये एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। यहाँ पर 1979 में सत्ता बदलती और यहाँ पर एक ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं मूसा बेग। मूसा बेग जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो कंपनियाँ थीं, उनको वो नेशनलाइज़ कर देते हैं। नेशनलाइज मतलब उनको सरकारी कर देते हैं और इसके बाद जो है वो कंपनियां जब सरकारी हो जाती हैं तो विदेशी कंपनियों को जाना पड़ता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो भी उनके एम्प्लॉय थे कि आप अपने देश चाहिए। और ये जो है अब ईरान की कंपनियां, ये ईरान अपना तेल निकालेगा, अपना तेल बेचेगा, अपने तरीके से बेचेगा। इसमें किसी भी दूसरे देश का दखल नहीं होगा। ईरान की जनता इस बात से बहुत खुश थी। मूसा वेग जो थे वो रातों रात हीरो बन जाते हैं। पूरा देश जो है उनका समर्थन कर रहा था। लेकिन इनडायरेक्टली ये देखा जाए कि जो अमेरिका था उसको ये बात चुभने लगी थी। अब चुभने का कारण ही पता है कि उसको इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, वो ईरान से तेल ले रहा था और अपनी मनमानी कर रहा था, उसके फेवर की सरकार वहाँ पर थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो अमेरिका कर रहा था। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि फिर वही अमेरिका अपनी नीतियां अपनाता है। जैसे आपने देखा उसने अफगानिस्तान में 20 सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद जो है उसको छोड़ के आना पड़ा। ऐसे ही मतलब दुनिया के सैकड़ों देश हैं जहां अमेरिका जो है ये सारा करता रहा। अभी जल्दी में उसने वेनेजुएला में किया, इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी उसने यही सारी चीजें की। अब सोचिए कि उस वक्त जो है सद्दाम हुसैन भी अ, अमेरिका के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने ईरान पर जो है काफ़ी बमबारी की थी एक टाइम पे। और ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका उसको मुहैया करवा रहा था, क्योंकि सद्दाम को लग रहा था कि ईरान जो है वो उसके लिए खतरा है। लेकिन बाद में जो है अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ही नहीं बख्शा, उसको ही अमेरिका ले जाकर फांसी दे दी कि इनके पास मास किलिंग वेपन है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। इसके बाद अमेरिका एक ऑपरेशन लॉन्च करता है और इनकी जो दो एजेंसियां थीं। एक तो ये ईरान की और ब्रिटेन की, ये दोनों मिलकर जो है वहाँ पर रजा पहलवी की सरकार लाते हैं। मतलब मूसा बेग की जो सरकार थी उसको गिरा देते हैं। मूसा बेग की सरकार गिरने के बाद रजा पहलवी को ये जो है सत्ता में लाते हैं। और रजा पहलवी जो था वो बहुत ही भ्रष्ट आदमी था। उसने देश में जो है बहुत से बदलाव किए। जो लीकर थी, जो शराब थी, वो नॉर्मल कर दिया। गलियों में शराब बिकती थी। और इस तरीके से धीरे धीरे हुआ क्या कि एजुकेशन रेट जो था वो धीरे धीरे घटने लगा। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो जो रोहिल्ला खुमैनी थे उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और
जब इन्होंने आंदोलन किया तो आंदोलन सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन जो रजा पहलवी था उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उसने क्या किया फिर कि इस आंदोलन को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया और बाकी जो भी मतलब सरकार का दुरुपयोग हो सकता था उसने सारी चीजें की। अब रोहिल्ला रोहुल्ला खुमैनी जो थे उनको ईरान से जो है भागना पड़ता है। वो इराक जाते हैं, सीरिया जाते हैं, तुर्की जाते हैं। फिर आखिरकार फ्रांस जो है वो उन्हें शरण दे देता है अपने यहाँ। वहां पर वो रहते हैं और पत्र के माध्यम से जो उनके समर्थक थे, जो उनके चाहने वाले थे, उन तक जो है वो अपनी बात रख रहे थे। और लेकिन उसका प्रभाव जो है एक मौजूद आदमी और एक पत्र के माध्यम से वो उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी वो ईरान में कहीं ना कहीं चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे थे। जो रजा पहलवी था इसकी एक खुफिया एजेंसी थी जिसका नाम था सवाक। सवाक का काम यही था कि हर एक देश में आप देखेंगे कि जो जो कमजोर नेता होता है, जो डरा हुआ नेता होता है, वो जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करने लगता है। तो ये सवाक का यूज क्या कर रहा था कि ये जो है वहां पर जो भी इसकी सरकार के खिलाफ होता था, रजा पहलवी की सरकार के खिलाफ जो भी होता था, उसके पूरी परिवार को उठवा लेता था और जो है टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने के बाद उनकी हत्याएं भी कर देता था। ये सारी चीजें चलती रहीं। मतलब ये चाहता था कि यहाँ पर कुछ ना हो। धीरे धीरे ये अमेरिका से इतना प्रभावित हो जाता है कि ये वाइट रेवोल्यूशन अपने देश में लाता है और ईरान का हाल ये हो गया था कि उसने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया था। बार डांस और दुनिया भर के जो है स्कूलों में शॉर्ट्स अलाउ कर दिए गए थे गर्ल्स के लिए। इसके अलावा जो है गलियों में आपको शराब मिलती, कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि वो भी ऐसा था और वो चाहता था कि अगर हम अकेले करेंगे तो बड़ी ही बदनामी होगी, या हम कह सकते सत्ता हिल सकती, तो पूरे देश को भी पूरे देश को ही ऐसी ऐसी हालत में डाल दो। तो उसने वही किया अपने दिमाग के हिसाब से। लेकिन 1971 में 1971 में इससे एक गलती होती है। ईरान को पहले पर्सिया बोलते थे, तो वहां पे एक त्योहार होता है पारसेपोलिस। पारसेपोलिस जो ये त्योहार होता है, इसमें होता क्या है, पारसेपोलिस में जो है वहां पे एक त्योहार होता है। उस पारसेपोलिस त्योहार में जो है वो पूरी दुनिया के जितने भी बड़े नेता थे उनको बुलाता है और उनको बुलाने के बाद जो है वो जितनी खातिरदारी हो सकती थी उतनी खातिरदारी करता है। लेकिन बात वही थी कि इतनी खातिरदारी करने के बाद जो पैसा था, अथाह पैसा वो खर्च करता है, सोचता ही नहीं है कि देश की जनता का क्या है क्या नहीं है। इसके बाद जो है 8 सितंबर 1978 आता है। 8 सितंबर 1978 को जो है जुमे की नमाज चल रही थी और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जो वहाँ के लोग थे वो एक आंदोलन करते हैं। और पारसेपोलिस त्योहार के बाद जो है लगभग ईरान की 70 to 80% जनता जो थी वो रजा पहलवी के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि हमने गलत नेता चुन लिया, ये दूसरों को बुला के उनकी खिदमत करता है और इसकी अपनी जनता जो है वो भूख से मर रही है। तो जब ये लोग आंदोलन होता है, इसके बाद ये उन पर गोली चलवा देता है। जब ये गोली चलवाता है तो इसको लगता है कि ये बच जाएगा और इसको लगता है कि आंदोलन को दबा दिया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। उल्टा ये होता है कि आंदोलन और उग्र हो जाता है और आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि फिर ना तो सेना संभाल पाती है, ना तो वहां की पुलिस संभाल पाती है। यहाँ तक कि रजा पहलवी को जो है जनवरी 1979 1979 में देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये ईरान जाता है, सीरिया जाता है, तुर्की जाता है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाता है। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि फ्रांस भी जाता है, ये अमेरिका इसको शरण दे देता है। और जैसे ये देश छोड़कर भागता है, फरवरी 1979 में रुहुल्ला खुमैनी जो हैं वो ईरान आ जाते हैं और ईरान की सत्ता को संभाल लेते हैं।
कहते हैं कि जब रुहुल्ला खुमैनी ईरान आए थे, उस वक्त जो है लगभग 50 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया था। 50 लाख लोगों की भीड़ जो है उनके स्वागत में थी। ये सारी चीजें जब चल रही थी, तो जब रुहुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि शराब जो है इसको बंद किया जाए। जो व्यापारी थे, जो वहाँ के लोग थे, तो जिनका धंधा उससे चल रहा था, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बंद करेंगे और हमें लाइसेंस चाहिए। बताते हैं कि एक दिन जो है सबको बुलाया जाता है एक स्टेडियम में, और वहां पर एक साथ गोली मार दी जाती, मतलब सबको खत्म कर दिया गया कि कहा आओ पहले एक साथ लाइसेंस देंगे बार के या जब जो भी आपको चाहिए। वो लोग वहां पे इकट्ठे होते, एक साथ उनको मार दिया जाता है। इसके बाद होता क्या है कि जब ईरान को ये पता चलता है, ईरान के लोगों को ये पता चलता है कि अमेरिका ने जो है शरण दे रखी है रजा पहलवी को, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है। और वो स्टूडेंट करते क्या हैं कि जो अमेरिका का दूतावास था ईरान में, उसी दूतावास में जो है वो घुस जाते हैं। एक बड़ा जो हुजूम था स्टूडेंट्स का, वो घुस जाते हैं और वहाँ के लगभग 52 डिप्लोमेट्स अमेरिका के वहाँ पे थे, उनको किडनैप कर लिया जाता है। उनको किडनैप करने के बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, और पट्टी बांधने के बाद जो है तेहरान की सड़कों पर उनका जुलूस निकाला जाता है। इसके बाद होता क्या है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अमेरिका की बेइज्जती भी हो रही थी। जिमी कार्टर उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और जिमी कार्टर ने ही जो इसको शरण दी थी। शरण देना बनता भी उनको था, इसलिए कि उसने अमेरिका की बहुत सारी मदद की थी। लेकिन अमेरिका के लोगों का, सॉरी, ईरान के लोगों का यही कहना था कि इसको हमारे देश वापस भेजा जाए और इसको यहीं पर जो है सजा दी जाएगी। खैर, अमेरिका इस बात से इनकार करता रहता है और वो कहता है कि हमारे जो 52 डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस कर दिया जाए। ईरान की सरकार का कहना था कि अगर 52, हम तुम्हारे 52 डिप्लोमेट्स वापस कर देंगे, लेकिन तुम हमें केवल और केवल रजा पहलवी दे दो। मतलब वो एक के बदले 52 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ अमेरिका की बेइज्जती होने वाली थी कि वो सुपर पावर कैसे माना जाता। तो अमेरिका इस बात को मानने से इनकार करता है। लगभग $12 बिलियन की जो एसेट थी ईरान की इंटरनेशनल लेवल की, वो सीज कर देता है। जब ये 12 बिलियन डॉलर की एसेट सीज करता है तो ईरान और भड़क जाता है। वो कहता है लटका देंगे सबको अगर आपने ये एसेट हमारी रिलीज नहीं की या उसको अगर वापस नहीं किया। अब कहीं ना कहीं जो ईरान था, सॉरी अमेरिका था, उसको ये लगने लगा था कि अब ये मानने वाला नहीं है। फिर इसके बाद जो है एक ऑपरेशन चलाया जाता है द ईगल के नाम से। इसमें होता क्या है कि लगभग 8 हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं MH-53M। ये इतना बड़ा हेलीकॉप्टर था कि इसमें 2-3 BHK आराम से, एक 2-3 BHK का उड़ता हुआ मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर था, सब कुछ था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। 8 जहाज भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो है सुपर हरकुलस, ये प्लेन थे C-130J सुपर हरकुलस, ये हवाई जहाज था। तो ये जो 6 हवाई जहाज जो थे, इनको ओमान में उतारा जाता है। और जो 8 हेलीकॉप्टर थे उनको एक US निमिच, ये पानी का जहाज था, US निमिच, इस पर जो है इन 8 हेलीकॉप्टर्स को रख के, और ईरान के पास में एक मसीरा आइलैंड है, वहां तक इसको, उसमें 6 महीने का लगभग राशन रहता है बताते हैं, तो वहां पर उसको लगा दिया जाता है। अब ये लोग करते क्या हैं कि अब इनका ये प्लान था कि जो प्लेन है वो ओमान से उड़कर जो है ईरान की तरफ जाएंगे, और जो हेलीकॉप्टर हैं MH-53M, ये 8 हेलीकॉप्टर जो हैं मसीरा आइलैंड के पास से उड़कर वहां तक जाएंगे।
शुरू में ही जब हेलीकॉप्टर उड़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है 3 हेलीकॉप्टर धराशायी हो जाते हैं, उनकी टेक्निकल खराबी आ जाती है तो वो उड़ते नहीं है, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। खैर 3 तो खराब ही हो चुके थे और मिनिमम ये कहा गया था कि हमें 6 हेलीकॉप्टर चाहिए। अब 5 हेलीकॉप्टर उड़कर वहां पर एक ईरान में रेगिस्तानी एरिया था, वहां पर ये लोग रुकते हैं और वहां पर रुकने के बाद जो है ये देखा जाता है कि वो इलाका बहुत सुनसान था और कई किलोमीटर तक जो है आदमी दिखता ही नहीं था। इसके बाद वो जो 6 प्लेन थे वो भी वहीं पहुंचते हैं और वहां पर डिस्कशन होता है कि कैसे जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा हेलीकॉप्टर के थ्रू। हेलीकॉप्टर से उन 52 डिप्लोमेट्स को लाकर इन प्लेन्स में बिठाया जाएगा और यहीं से उड़ जाएंगे। लेकिन सोचिए कि जो 8 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे उनमें से एक भी वापस नहीं जाते हैं और जो 6 प्लेन भेजे गए थे उनमें से केवल और केवल 5 प्लेन वापस पहुंचते हैं। इसमें होता क्या है कि जब 3 तो हेलीकॉप्टर वही खराब हो गए थे कि जब वो टेक्निकल खराबी की वजह से तो उन्हें ईरान के पास में ही छोड़ना पड़ा। इसके अलावा जो है बताते हैं कि जब ये लोग रेगिस्तान में रुके हुए थे वहां पे तो एक बस गुजर रही थी, ये लोग उस बस को हाईजैक कर लेते हैं और उस बस को हाईजैक करने के बाद ये बस को इसलिए हाईजैक कर लेते हैं कि इनके बदले जो है हो सकता है 52 डिप्लोमेट्स हमें मिल जाएं। अब इनकी सेना जो है वहां पर जो भी इनके कमांडोज थे वो वेट कर रहे थे। बताते हैं दूसरी साइड से एक टैंकर आ रहा था तेल का और इनको लगता है कि वो बस आ रही है, दूर से ये देखते हैं बस आ रही है तो केवल उसका आगे का दिख रहा था तो ये उसको बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि जब ये इसको बंदूक दिखाने की रोकने की कोशिश करते हैं तो ड्राइवर डर जाता है और वो स्पीड बढ़ा देता है। जब वो स्पीड बढ़ाता है तो ये उस पर गोलियां चला देते हैं और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो टैंकर भरा टैंकर था। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो ये खबर जो है ईरान की सेना को लग जाती है। जब ये खबर ईरान की सेना को लगती है उसके बाद क्या होता है कि अब इनको पता चल गया था कि ईरान की सेना एक्टिव होगी तो किसी दूसरे के देश में हो आप, ठीक है, अपने देश में नहीं हो, किसी दूसरे के देश में हो और कितने भी तुम हो, अगर उसने पूरी सेना लगा दी तो तुम्हें धराशायी कर देगी। अभी इतना पैनिक हो जाते हैं और अमेरिका की जो सेना है वो जमीन के मामले में बहुत ही कमजोर है, ये जान लीजिए, क्योंकि इनके पास ये टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से बम गिराना और दुनिया भर के बनाना, लेकिन जमीन पे ही लड़ने में इतने सक्षम नहीं है। इसके बाद होता क्या है कि ये लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो क्योंकि अगर ईरान की सेना आ गई तो सब मारे जाओगे यहीं। फिर कहते ये हैं कि एक हेलीकॉप्टर जो है उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पास में खड़े प्लेन से टकरा जाता है तो वो हेलीकॉप्टर और वो प्लेन, उस प्लेन में बताया जाता है कि 5 लोग थे और हेलीकॉप्टर में 3 लोग थे, वो सारे वहीं पे मारे जाते हैं। अब जो कमांडोज थे उन्होंने ये देखा कि हेलीकॉप्टर जो है बहुत बहुत धीरे उड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भी प्लेन से चलना है। तो वो सब, एक प्लेन तो खाली गया ही था, वो सब उन्हीं उसी प्लेन में शिफ्ट होते हैं और बाकी के जो हेलीकॉप्टर्स थे जो 4 बचे थे वो भी वहीं छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वहां से ये लोग निकल जाते हैं। अब जो जिमी कार्टर थे उनकी लगातार बेइज्जती हो रही थी। ये 1979 1979 की बात है और 1981 में इलेक्शन थे। अब जिमी कार्टर को ये तो लगने लगा था कि सामने इलेक्शन है, अगर हम कुछ कर ना पाए तो बड़ी बेइज्जती भी होगी और इलेक्शन भी आ सकते हैं, और सेम हुआ। 20 जनवरी 1981 को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रोनाल्ड रेगन जो है वहां के प्रेसिडेंट बने। जिमी कार्टर जो है वो गुहार लगाते रहे ईरान से कि हमारी
सत्ता रहते हुए वापस कर दो, ताकि हम लोगों को ये कह सकें कि हमने जो है इन्हें छुड़ाया है, या हमारी सत्ता के दौरान। ईरान जो है इस बात पे डटा रहा कि हम जो है इनको वापस नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये हुआ कि जो 12 बिलियन की एसेट अमेरिका ने सीज की थी, वो भी जो है रिलीज कर दी और उससे प्रतिबंध हटा लिए। और इसके बाद ये देखा गया कि जो रजा पहलवी था उसको पता चला कैंसर, और थोड़े दिन बाद उसकी मौत भी हो गई। फिर 52 डिप्लोमेट्स को छोड़ दिया गया। बताते हैं 4 से 44 दिन तक उनको बंदी बना के ईरान ने रखा, और अमेरिका नाक से कहाँ तक का जोर लग सकता था सारा कुछ लगा लिया, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। और सोचिए कि कितना नुकसान हुआ होगा। 8 हेलीकॉप्टर जो हैं वो तुम छोड़ के चले आए, एक प्लेन तुम्हारा क्रैश हो गया, कई सारे सोल्जर्स मारे गए, लेकिन ऑपरेशन भी तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें इसलिए होती, वहाँ पे गार्जियन काउंसिल है। गार्जियन काउंसिल में होता ये है कि 12 मेंबर जो हैं होते हैं, उसमें 6 एक्सपर्ट होते हैं जो धार्मिक एक्सपर्ट होते हैं, और 6 जज होते हैं। अगर वहाँ पर आपको चुनाव लड़ना है तो पहले तो इन लोगों के पास जाना पड़ता है, और ये देखा जाता है कि आप बलात्कारी तो नहीं हैं, आप हत्यारे तो नहीं हैं, आप पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, भ्रष्टाचार के मुकदमे तो नहीं हैं आप पर। और ये सारी चीज़ें जांचते हैं ये जो 6 धार्मिक एक्सपर्ट होते हैं और 6 जज होते हैं। इसके बाद वहाँ से जो है आपको एक क्लीन चिट दी जाती है, तब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। आप कितना पढ़े हैं, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं है। मतलब सोचिए कि क्या लेवल है उन लोगों का, जिनको हम ये कहते हैं कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र या जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये देखा गया कि वहाँ पर जो है हर 8 साल में 86 मेंबर चुने जाते हैं। मतलब 86 मेंबर जो चुने जाते हैं वो धार्मिक एक्सपर्ट्स होते हैं, और उन्हीं में से जो एक सुप्रीम होता है वो सुप्रीम लीडर बनता है। तो कहने का मतलब ये कि वो एक हिसाब से 86 सुप्रीम लीडर होते हैं। तुम एक को मारोगे पता नहीं कितने खामनेई पैदा हो जाएंगे। तो उनका एक टेन्योर होता है, वैसे ही 8 साल का होता है। एक खामनेई जो है वो ये जो मेंबर होते हैं, ये 86 मेंबर जो होते हैं, ये 8 साल का इनका टेन्योर होता है, जो धार्मिक एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ही वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल का होता है, अमेरिका की तरह 4 साल का होता है। और इसके अलावा उसने जो है अपनी सेना को 31 टुकड़ों में बांट रखा है कि अगर हमारे देश में सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है तो जितनी भी स्टेट हैं वो सब अपने डिसीजन अपने आप ले सकती हैं, कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ईरान को झुका पाना बहुत मुश्किल है। 28 एक हिसाब से देखा जाए तो 28 जो स्टेट हैं, सॉरी 31 स्टेट हमला कर रही हैं। जितने भी अरब देशों में अमेरिका के ठिकाने थे, अमेरिका के जो हवाई अड्डे थे, सबको तबाह करने की कोशिश की ईरान ने, कुछ में सक्सेसफुल भी रहा। अभी भी वो कह रहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, और उसकी जो शर्तें हैं वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। कितनी ऐसी शर्तें हैं कि अगर अमेरिका मान जाता है तो एक हिसाब से याद रखना कि वो देश बहुत कमज़ोर हो रहा है। और एक बात ये भी प्रूव हो गई आज की डेट में, किसी भी छोटे देश को कमज़ोर समझना बेवकूफ़ी होगी। जैसे रूस ने यूक्रेन को समझा था। बस आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और ये ईरान ने साबित कर दिया है। 99% महिलाएं जो हैं ईरान की, 99% आज का जो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 99% है। सोचिए, रजा पहलवी के ज़माने में 33% था। तो एजुकेशन के मामले में भी वो दुनिया में सबसे आगे है।